रहना है। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसने आजाद किए गए गुलामों से कहा कि वे आसपास जाकर बाकी कैद लोगों को ढूंढें और उन्हें बचाएं। वहीं वह खुद रोम का पीछा करने निकल पड़ा। जल्दी पहुंचने के लिए उसे जंगल के बीच से होकर जाना था, जिससे काफी समय बच सकता था, लेकिन उसे पता था कि आगे का इलाका गोरिल्लाओं का है और वहां किसी और को साथ ले जाना बहुत खतरनाक होगा। दूसरी तरफ लाओ हेई के पास पहले ही रोम और राजा के गुलामी के सबूत आ चुके थे, इसलिए वह चाहता तो वापस जा सकता था, लेकिन अब वह टार्जन को अपना दोस्त मान चुका था, इसलिए उसने साथ जाने की ठान ली। जैसे ही दोनों घने जंगल में पहुंचे, गोरिल्लाओं के झुंड ने उन्हें घेर लिया। टार्जन जिस स्थिति से सबसे ज्यादा बचना चाहता था, आखिरकार वही उसके सामने आ खड़ी हुई। लाओ हेई बंदूक उठाने ही वाला था, लेकिन टार्जन ने उसे रोक दिया। वह जानता था कि अगर अभी गोली चलाई गई तो शायद एक गोरिल्ला मर जाएगा, लेकिन बाकी सब मिलकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लाओ हेई ने घबराकर पूछा कि अब क्या करें। टार्जन ने शांत रहते हुए कहा कि बस उन्हें थोड़ी मार सहनी पड़ेगी, तभी बात बन सकती है, क्योंकि जब उसकी पालने वाली माँ की मौत हुई थी, उसके बाद टार्जन अचानक गायब हो गया था और इंसानी दुनिया में चला गया था। गोरिल्लाओं की नजर में बिना किसी विदाई के यूं चले जाना एक तरह का धोखा था, इसलिए अब जब वे उसे फिर से देख रहे थे तो उनके लिए उसे यूं ही जाने देना आसान नहीं था। गोरिल्ला भाई अब उसे इतनी आसानी से इस इलाके से गुजरने नहीं देने वाले थे। टार्जन अपनी शर्ट उतार देता है और हैरानी की बात यह कि वह एक विशाल और ताकतवर गोरिल्ला को सीधी चुनौती दे देता है। वह गहरी सांस लेकर खुद को तैयार करता है। उधर गोरिल्ला भी अपनी छाती पीटते हुए लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इंसान और जानवर के बीच एक भयंकर मुकाबला शुरू होने वाला था और टार्जन सबसे पहले गोरिल्ला की ओर झपट पड़ता है। गोरिल्ला की नजर में टार्जन एक गद्दार था जिसने अपने झुंड को छोड़ दिया था, इसलिए वह बिल्कुल भी रहम करने वाला नहीं था। वह जोरदार गर्जना करते हुए टार्जन पर टूट पड़ता है। उसकी एक मुक्के की ताकत लगभग 2 टन के बराबर थी और उसकी भुजाएं करीब 2.8 मीटर तक फैली हुई थी। कद, ताकत, वजन और जंगल में फुर्ती, हर मामले में वह टार्जन से कहीं आगे था। अगर यह मुकाबला पहले होता तो शायद टार्जन थोड़ी टक्कर दे पाता, लेकिन इतने साल शहर में रहने के बाद उसकी पुरानी ताकत और फुर्ती कम हो चुकी थी। जल्दी ही यह लड़ाई एक तरफा हो जाती है। गोरिल्ला अपने भारी भरकम मुक्कों से टार्जन पर लगातार वार करता है। हर वार हथौड़े जैसा भारी पड़ता है। टार्जन पूरी ताकत से उन्हें सहता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। गोरिल्ला उसे मारने के बाद पलटकर अपने साथियों के सामने अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन तभी टार्जन फिर से लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। टार्जन खुद भी मजबूत और लंबा चौड़ा आदमी था, लेकिन गोरिल्ला के सामने वह कमजोर लग रहा था। आखिरकार गोरिल्ला उसे जमीन पर पटककर बुरी तरह पीटता है और टार्जन के पास जवाब देने का कोई मौका नहीं रहता। फिर भी गोरिल्ला उसे जान से नहीं मारता, बल्कि हल्का सा काट कर छोड़ देता है, जैसे उसे सबक सिखा रहा हो। आखिर वे कभी भाई जैसे थे। टार्जन को सबक सिखाने के बाद गोरिल्ला की नजर लाओ हेई पर पड़ती है, जो बंदूक लिए खड़ा था। वह डर के मारे पीछे हटने लगता है। गोरिल्ला के डर से लाओ हेई घुटनों के बल बैठ जाता है और कांपते हुए उससे रहम की भीख मांगता है। जैसे ही वह अपनी विनती करता है, गोरिल्ला जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे लाओ हेई डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। गोरिल्ला संतुष्ट होकर खड़ा होता है और लाओ हेई तुरंत उसकी खुशामद करने लगता है। तब जाकर उसकी जान बचती है। इसके बाद गोरिल्ला टार्जन की ओर देखता है, जैसे उसे पहचान रहा हो, और फिर शांत होकर वहां से चला जाता है। अब लाओ हेई हिम्मत जुटाकर उठता है और टार्जन के पास जाकर उसकी मदद करता है। वह उसकी उतरी हुई भुजा को वापस सही जगह पर बैठाता है, लेकिन उसके शरीर पर गहरे जख्म थे जिन्हें सिलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन टार्जन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह जंगल में पाला बढ़ा था, इसलिए उसने कुछ चींटियां उठाई और उनके सिर को अपने घाव के किनारों पर लगाया। जैसे ही चींटियों ने अपने जबड़ों से घाव की त्वचा को पकड़ लिया, उसने उनके शरीर का बाकी हिस्सा तोड़ दिया। इस तरह चींटियों के जरिए घाव को सिलना जंगल में जीने का एक खास तरीका था। दोनों ने कुछ चींटियां खाकर अपनी ताकत भी बढ़ाई और उनका स्वाद, हैरानी की बात यह था कि थोड़ा बहुत मांस जैसा लगता था। घाव का इलाज खत्म होते ही वहां से हाथियों का एक झुंड गुजरता है। ये सभी टार्जन के पुराने दोस्त थे। टार्जन जंगल के हर जीव की भावनाओं को महसूस कर सकता था। वह बस हाथी के सिर को हल्के से छूता है और उनके मन की बात समझ जाता है। ये देखकर लाओ हेई भी पास खड़े एक छोटे हाथी को देखकर उत्साहित हो जाता है और खुद भी ऐसा करने की सोचता है। अगले दिन सुबह जब रोम का जहाज दरियाई घोड़ों वाले इलाके में पहुंचता है, तो टार्जन की पत्नी जेन चुप बैठने वाली नहीं थी। वह आदिवासी भाषा में कैद लोगों के साथ मिलकर भागने की योजना बनाती है। एक सैनिक यह देखकर गुस्से में आ जाता है और सजा के तौर पर पिंजरे को पानी में फेंक देता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जेन अचानक पलटवार करेगी। वह खुद को आजाद कर लेती है और तुरंत पानी में कूद जाती है। जेन बचपन से नदी के किनारे पली बढ़ी थी, इसलिए वह पानी में बहुत माहिर थी। सैनिक घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी पिंजरे को ऊपर खींचते हैं, लेकिन तब तक उसमें बंद लोग गायब हो चुके होते हैं। उस खतरनाक इलाके में जहां दरियाई घोड़े भरे हुए थे, कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करता। खुशकिस्मती से पानी में बड़े पेड़ों ने दरियाई घोड़ों के हमले से उन्हें बचा लिया और वे किसी तरह जान बचाकर जंगल की ओर भाग निकलते हैं। हालांकि वे रोम के चंगुल से निकल चुके थे, लेकिन जेन जानती थी कि रोम का असली निशाना वही है, इसलिए वह अपने साथियों से कहती है कि वे दूसरी दिशा में जाकर मदद लाएं और खुद वहीं रुककर दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींचे। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही वह गलती से गोरिल्लाओं के इलाके में पहुंच जाती है। गोरिल्ला उसे घुसपैठियां समझकर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं, लेकिन जेन, जो टार्जन के साथ इतने सालों से रह रही थी, जंगल के नियम समझ चुकी थी। यहाँ ताकतवर का राज होता है और कमजोर को झुकना पड़ता है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है और सिर झुकाकर गोरिल्लाओं के सामने अपनी विनम्रता दिखाती है। तभी रोम अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह अपने आदमियों को इशारा करता है
कि कोई जल्दबाजी न करे और खुद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह भी जेन की तरह गोरिल्लाओं के सामने झुकने की कोशिश करता है। जेन मजबूरी में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि गोरिल्लाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक सैनिक की बंदूक से गलती से गोली चल जाती है और एक गोरिल्ला वहीं ढेर हो जाता है। दूर कई किलोमीटर दूर खड़े टार्जन को जैसे ही यह आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत हो गया है। बिना एक पल गंवाए वह चट्टान से कूदता है, बेलों को पकड़कर हवा की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। उधर जेन की स्थिति अचानक बिगड़ जाती है। गोलियों की आवाज गोरिल्लाओं के लिए मौत का संदेश बन जाती है। इंसानों की बेरहम गोलियों के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते और एक एक करके गिरने लगते हैं। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। टार्जन पागलों की तरह दौड़ता हुआ वहां पहुंचने की कोशिश करता है। उसके दिल में बेचैनी और गुस्सा उफान पर होता है। तभी उसका गोरिल्ला भाई सबसे पहले वहां पहुंचता है और बिना सोचे समझे गोलियों के सामने कूद पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह खतरे में पड़ता है, टार्जन समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। इस पल दोनों पुराने दोस्त जो कभी साथ बड़े हुए थे फिर से एक हो जाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। बाकी बचे सैनिक घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक जेन को दुश्मन फिर से पकड़कर ले जा चुके होते हैं। अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी बचाने के लिए टार्जन अकेले ही उसके पीछे निकल पड़ता है। जब लाओ हेई लड़खड़ाते हुए मौके पर पहुंचता है तो उसके सामने सिर्फ तबाही का मंजर होता है, हर तरफ बर्बादी और खामोशी। तब तक जेन को रोम पकड़कर बोंगा जनजाति के इलाके में ले जा चुका होता है। जैसा कि उम्मीद थी, अपने प्यार के लिए टार्जन जानता हुआ भी कि आगे मौत का जाल बिछा है, बिना रुके सीधे दुश्मनों के अड्डे पर पहुंच जाता है। इसी बीच रोम कई बक्सों में भरे बेशकीमती हीरे हासिल कर चुका था। अगर उसका प्लान सफल हो जाता तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। टार्जन के सामने बोंगा जनजाति के योद्धा आकर खड़े हो जाते हैं। उधर जनजाति का मुखिया, जिसके चेहरे पर सालों का गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था, आखिरकार अपने बदले का वक्त आ जाने से जल रहा था। दोनों आमने सामने खड़े थे और अब इस दुश्मनी का अंत होना तय था। टार्जन की यादों में वह पुराना हादसा उभर आता है जब मुखिया के बेटे ने उसकी गोरिल्ला माँ को मार दिया था और बदले में टार्जन ने उसे मार गिराया था। दोनों अपने अपने नजरिए से सही थे। मुखिया के बेटे के लिए गोरिल्ला सिर्फ एक शिकार था जिससे वह अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था, लेकिन टार्जन के लिए वही गोरिल्ला उसकी माँ थी, उसका परिवार थी। इसलिए उसने भी उसी दर्द में मुखिया के बेटे की जान ले ली। एक जान के बदले एक जान, उसके हिसाब से हिसाब बराबर हो चुका था। अब टार्जन मुखिया को समझाने की कोशिश करता है कि असली दुश्मन वह नहीं बल्कि रोम है, जो हीरों के लालच में इस जमीन और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना चाहता है। वह बताता है कि ये हीरे ही इस धरती को समृद्ध भी बनाते हैं और इसी वजह से बाहर के लालची लोग यहाँ आते हैं। लेकिन मुखिया अब बदले की आग में इतना अंधा हो चुका था कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच खामोशी में भी दर्द और मजबूरी साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक टार्जन के गोरिल्ला साथी अपने झुंड के साथ वहां पहुंच जाते हैं। उनके आने से हालात बदल जाते हैं। वे जोरदार दहाड़ लगाकर सबको रोक देते हैं और यह टकराव थम जाता है। उसी समय लाओ हेई भी आगे बढ़कर मुखिया को समझाता है कि यह लड़ाई खत्म कर दे, क्योंकि रोम जैसा लालची इंसान अगर जीत गया तो वह सबका विनाश कर देगा। आखिरकार अपने घर और लोगों को बचाने के लिए दोनों पक्ष अपने पुराने झगड़े को खत्म कर देते हैं और साथ आ जाते हैं। दूसरी तरफ रोम जेन और हीरो के साथ जहाज पर चढ़कर भाग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अब वह अपनी सेना बना लेगा, लेकिन जेन जहाज के डेक पर खड़ी दूर जंगल की ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे भरोसा हो कि टार्जन जरूर आएगा। कुछ ही समय बाद टार्जन बंदरगाह पर पहुंचता है जहां रोम का बेस था। वहां हजारों हथियारबंद सैनिक तैनात थे और समुद्र में कई बड़े जहाज खड़े थे। जैसे ही हीरे पहुंचते, उन जहाजों से 20,000 सैनिक उतरकर रोम के आदेश पर हमला करने वाले थे। टार्जन समझ गया कि सीधे हमला करना आत्महत्या जैसा होगा, लेकिन उसके पास एक खास ताकत थी। वह जंगल के जानवरों को बुला सकता था। अचानक हजारों जंगली जानवरों का झुंड रोम के कैंप की ओर दौड़ पड़ता है। जमीन कांपने लगती है और वह दृश्य बेहद डरावना और शक्तिशाली होता है। जानवरों का यह सैलाब सब कुछ तोड़ता फोड़ता आगे बढ़ता है। तंबू, इमारतें सब बर्बाद हो जाते हैं। इसी बीच आदिवासी योद्धा भी वहां पहुंच जाते हैं और मिलकर हमला कर देते हैं। रोम घबराकर जेन को पकड़कर भागने लगता है। टार्जन एक जंगली बैल पर सवार होकर उसका पीछा करता है, लेकिन रोम अपनी चालाकी दिखाता है। वह जेन को चारा बनाकर लटका देता है ताकि जानवर उसे कुचल दे। तभी सही समय पर टार्जन पहुंचता है। वह गोली लगने के बावजूद खुद को संभालता है, रस्सी पकड़कर छलांग लगाता है और 2 सैनिकों को मार गिराता है और आखिरकार जेन को बचा लेता है। लेकिन रोम मौका देखकर जहाज लेकर भाग जाता है। टार्जन उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह तुरंत उसके पीछे पानी में कूद जाता है और तैरते हुए उसका पीछा करता है। रोम सोचता है कि अब टार्जन मर जाएगा और वह आराम से जहाज के अंदर चला जाता है। उधर किनारे पर लाओ हेई को एक ताकतवर हथियार मिल जाता है और वह दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। उसकी गोलियों से जहाज छलनी हो जाता है और धीरे धीरे डूबने लगता है। तभी टार्जन मगरमच्छों के झुंड के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह जहाज पर चढ़ता है, रोम उस पर हमला कर देता है और उसके गले में जंजीर कस देता है। इसी दौरान मगरमच्छ पानी में इकट्ठा होने लगते हैं। रोम को लगता है यह सब संयोग है, लेकिन असल में टार्जन ने ही उन्हें बुलाया था। वह अपने साथियों को बुलाकर सौदा पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक टार्जन पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ देता है और जोरदार किक मारकर रोम को पानी में गिरा देता है। नीचे इंतजार कर रहे मगरमच्छ तुरंत उसे घेर लेते हैं और उसका अंत कर देते हैं। उसी समय जहाज का इंजन जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और सारे हीरे समुद्र में डूब जाते हैं। लेकिन टार्जन अपनी फुर्ती से विस्फोट से बच निकलता है
और जेन के पास सुरक्षित लौट आता है। मौत के मुंह से लौटकर टार्जन जेन को पीछे से कसकर गले लगा लेता है। इस पूरी लड़ाई में उसने इंसानों और जानवरों को एक साथ लाकर न सिर्फ अपने प्यार को बचाया बल्कि पूरे जंगल और उसके लोगों को भी विनाश से बचा लिया, और सबसे बढ़कर उसने इस पूरी धरती की शांति को भी बचा लिया। सच में उसकी ताकत और लड़ने का तरीका किसी कमाल से कम नहीं था। दूसरी तरफ रोम की हार के बाद वे 20,000 सैनिक भी घबराकर जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। इस सब के बाद टार्जन ने शहर वापस जाने का फैसला नहीं किया। उसने अपनी पत्नी जेन के साथ उसी पुराने जनजातीय गांव में लौटने का निर्णय लिया जहां से उसकी असली कहानी शुरू हुई थी। वहीं उन्होंने अपना घर बसाया, बच्चे पैदा किए और एक सादा लेकिन खुशहाल जीवन जीने लगे। उनके लिए चमक दमक वाली ऊंची समाज की जिंदगी अब कोई मायने नहीं रखती थी। असली सुकून उन्हें उसी जंगल में मिलता था जहां आजादी थी, अपनापन था और एक सच्ची जिंदगी थी। आखिर में टार्जन और जेन अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं जहां हर सुबह पक्षियों की आवाज से होती है और हर रात सुकून से भरी होती है। अब न कोई डर, न कोई लालच, बस अपने लोगों के साथ एक सच्चा और आजाद जीवन। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी है। असली ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं बल्कि सही चीज की रक्षा करने में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही रोमांच से भरी कहानी।